गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। सभी छात्राओं को मेरा नमस्कार। टुडे वी विल डिस्कस नेशन बिल्डिंग इन इंडिया प्रॉब्लम्स एंड प्रॉस्पेक्ट्स। आज हम लोग भारत में राष्ट्र निर्माण, समस्याएं एवं उसके विभिन्न आयामों का अध्ययन करेंगे। अगर हम इंडियन कॉन्टेक्स्ट में देखें तो जो चेंजिंग सर्कमस्टेंसेस है उसके साथ ही हमारे यहाँ जो डिसरप्टिंग और जितने भी फिसिपरस जो प्रॉब्लमेटिक टेंडेंसीज़ है वो काफ़ी दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। और एंटी सोशल एलिमेंट्स और जो आइडियोलॉजिकल इश्यूज़ को लेकर क्लैशेस है, चाहे वो रीजनल मैटर पर कम्युनल राइट्स हो या फिर वाइल्ड लाइफ पर अटैक हो या पर रेसिस्ट प्रैक्टिसेस हो या लिंग्विस्टिक डिवाइड हो, इन सब की वजह से सोसाइटी में फ्रेगमेंटेशंस आ रहे हैं। तो अगर इंडिया को एज ए नेशन अपनी यूनिटी और इंटीग्रिटी को मेंटेन रखना है तो ये बहुत ज़रूरी है कि जो एक्सट्रीम फंडामेंटलिज़म है, जो मतलब अति मूलवादी जो विचारधारा है और जिससे कि उपद्रव मूलक गतिविधियां बढ़ती रहती है और उससे पूरा जो हमारा सामाजिक राजनीतिक ढांचा है वो प्रभावित होता है, उस पर कैसे कंट्रोल रखें। और इसके लिए ये बहुत ज़रूरी है कि लोग जो है वो छोटे छोटे इश्यूज़ में एक दूसरे के अगेंस्ट ना खड़े हो, क्योंकि होता क्या है कि अगर लोग छोटे छोटे विषयों पर एक दूसरे के अगेंस्ट स्ट्रगल करेंगे तो इससे जो पूरा प्रोसेस ऑफ नेशन बिल्डिंग है, राष्ट्र निर्माण की पूरी प्रक्रिया अवरुद्ध हो जाती है। और जो ये एक तरफ तो ये अच्छाई मानी जाती है कि हमारे यहाँ विविधता में एकता है, लेकिन कहीं ना कहीं ये विविधता ही जिम्मेदार है इस चीज़ के लिए कि हमारे यहाँ कई प्रकार की साझी समस्याएं हैं और पहचान को लेकर, सहयोग को लेकर एक दूसरे के बीच संघर्ष होता है। और ये संघर्ष कहीं ना कहीं कई फॉर्मों में प्रॉब्लम्स के रूप में राइज हो रहा है। तो इसको समझना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इंडिया को एक बेस्ट एग्जाम्पल तो माना जाता है कि ये एक यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स है इसका है कि यूनिटी इन डाइवर्सिटी है, और कहीं ना कहीं इसको क्रेडल ऑफ डाइवर्सिटीज़ भी हम कह सकते हैं। लेकिन ये डाइवर्सिटी के कंडीशंस जो है वो बहुत डिफरेंट है अगर हम वर्ल्ड की बाकी कंट्रीज़ के साथ देखें, क्योंकि हमारे यहाँ एथनिक होमोजेनिटी और कल्चरल यूनिटी वाला मैटर हमारे यहाँ नहीं है जो कि नेशन स्टेट को स्ट्रॉन्ग बनाता है। हमारे यहाँ ज़्यादातर प्लूरल और आइडियोलॉजिकल कमिटमेंट के कॉन्टेक्स्ट में भी बहुत ज़्यादा कल्चरल प्लूरलिज्म देखने को मिलता है। तो भारत अपनी जो यूनिटी और इंटीग्रिटी है उसको मेंटेन करने के लिए स्ट्रगल कर रहा है। और कहीं ना कहीं जो ये एक्सट्रीम फंडामेंटलिज्म है, उग्रपंथ मूलवाद, इसने क्या किया है, ये एक हमारी पूरी सामाजिक राजनीतिक व्यवस्था के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती बनकर उभरा है। और लोग आपस में बहुत छोटे विषयों को लेकर संघर्ष करने में लगे हुए हैं। और इससे क्या हो रहा है कि जो प्रॉब्लम्स काउंटलेस बढ़ती चली जा रही है, ये कहीं ना कहीं जो डाइवर्सिटी सिंड्रोम ऑफ पॉलिटिक्स है उसी की देन है कि हमारी राजनीति में भी हमें विविधीकृत मान्यता विचारधाराएं देखने को मिलता है, जिसकी वजह से आगे चलकर वो अपकार्य की गतिविधियों में संलग्न हो जा रही है। इवन राजनीति भी अपकार्य करने लग रही है, जैसे कि राजनीतिक दलों का संगठन होता है रीजनल प्रिजुडाइसिस के ऊपर, वो क्षेत्रीय कुछ मान्यताएं जैसे मी मराठा का कंसेप्ट है या सन ऑफ द सॉइल थ्योरी का कंसेप्ट है, इस प्रैक्टिसेस की वजह से जो प्रिजुडाइजेस रीजन बेस होता है, या राजनीतिक उदासीनता है, या छद्म पंथ निरपेक्षता जो पूरे सेकुलरिज्म के कंसेप्ट को बस लिप सर्विस प्रोवाइड करता है और एक्चुअल में वो रिलीजियस फंडामेंटलिज्म और कम्युनल राइट्स और कम्युनलिज्म को बढ़ावा देता है। साथ ही जो संकीर्ण मांगे हैं और जो हमारी व्यवस्था है वो उनका किस प्रकार प्रत्युत्तर दे रही है या उनका सामना किस प्रकार कर रही है और इनके बीच में किस प्रकार की अंतःक्रिया हो रही है, ये सारे एक चुनौती बनकर उभरे हैं। विशेषकर जो स्थापित व्यवस्थाएं हैं, जो स्थापित राजनीतिक संस्थाएं हैं, उनके लिए एक चुनौती बने हैं। और कहीं ना कहीं जो राज्य को, राजनीतिक व्यवस्था को ये बाध्य कर रहे हैं कि वो नई तरह के प्रतीकों, समस्याओं, पहचानों और चिन्हों को लेकर जूझने वाले लोगों की समस्याओं को समझने के लिए
और उनका समाधान करने के लिए और ज़्यादा दृढ़ संकल्प होकर, एक्टिव होकर वो कार्य करें। तो इसीलिए हम ये देख सकते हैं कि ये कोई बहुत इजी अप्रोच नहीं है कि डेवलपमेंट को अगर हम कहें इंडियन कॉन्टेक्स्ट में कि वे मैनिफेस्ट एंड कैटेगोरिकल नेशनल यूनिटी, क्योंकि हमारे यहाँ पे मुखर रूप से और बहुत स्पष्ट रूप से राष्ट्रीय पहचान उभर सके ये काफ़ी मुश्किल है। क्योंकि अभी भी अगर किसी व्यक्ति को उसकी पहचान पूछी जाती है तो वो या तो अपने एक लेमैन के कॉन्टेक्स्ट में आप इसको समझिए, या तो वो अपना जातिगत परिचय देगा या धर्मगत या पारिवारिक परिचय देगा, वो अपने आप को भारतीय शायद सबसे लास्ट में कहेगा। तो जो एक साइकोलॉजिकल कंस्ट्रक्शन ऑफ माइंड हो चुका है, जो सोशलॉजिकल नर्चरिंग है, जिस सोशलाइजेशन के प्रोसेस से व्यक्ति गुजरते हैं, वहाँ पर उस राष्ट्र निर्माण की जो वो इथोस है वो डेवलप कहीं ना कहीं होने में कुछ कमी रह गई है। अब हम इसको देखेंगे कि कैसे ये प्रॉब्लम के रूप में हमारे यहाँ इमर्ज हुआ। देखो, इंडिया क्रैडल ऑफ डाइवर्सिटीज़ तो है, और हमारे यहाँ एक प्रॉब्लम जो है, हमारे पास दो इम्पॉर्टेंट फैक्टर जो कि किसी राष्ट्र राज्य को एक सर्वोच्च शक्ति बनाता है, वो एथनिक होमोजेनिटी और कल्चरल यूनिटी है। एथनिक होमोजेनिटी मतलब निजातीय सामंजस्य, यानी एक ही प्रकार की जाति नस्ल वाले लोग वहाँ रहते हो, प्रजाति, या जैसे हमारे यहाँ सिर्फ आर्यन रहते, हमारे यहाँ सिर्फ एक कम्युनिटी पर्टिकुलर, या कल्चरल यूनिटी, एक ही प्रकार की संस्कृति का प्रचलन हो। अगर ये दोनों फैक्टर किसी नेशन स्टेट में रहते हैं तो उसके स्ट्रॉन्ग बनने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। वी फीलिंग बहुत जल्दी होता है, वी और अदरिंग का फैक्टर के बीच में क्लैशेस कम होते हैं। लेकिन हमारी सोसाइटी कैसी है, यहाँ प्लूरल और आइडियोलॉजिकल कमिटमेंट भी जो है वो प्लूरलिज्म और कल्चरल टॉलरेंस के प्रति है। एक तो सोसाइटी बहुल है, और जो हमारी वैचारिक जो प्रतिबद्धता है वो उस बहुलवाद को बनाए रखने के लिए है। सांस्कृतिक सहिष्णुता की बात कर सांस्कृतिक सहिष्णुता पर बल दिया जाता है। तो जहाँ आप सहिष्णुता, सहयोग की चीज़ों को है, वो एक विद्वत जन, एक कॉन्शियस माइंड के लिए उसको अपनाना बहुत आसान है, लेकिन एक अशिक्षित और अज्ञानी व्यक्ति के लिए उस प्रकार के विचारों को तुरंत मान लेना, ऊपर से इम्पोज किए हुए टॉलरेंस के कल्चर को एक्सेप्ट कर लेना, वो कठिन हो जाता है। तो इसीलिए जो शुरुआत हुई है, कोशिश तो की गई चीज़ों को सॉर्ट आउट करने की, लेकिन उसको इंडोक्ट्रिनेटेड प्रॉपर्ली नहीं किया गया, प्रॉब्लम वहाँ रह गई। तो जो राष्ट्र निर्माता है, उनके जो अपने भी विचार आदर्श थे या उनके जो तर्क थे, वो उनका था कि एक बहुल निजातीय व्यवस्था हमारी है, तो उसमें उन्होंने कुछ जो मिथकों का चयन किया जिसके आधार पर, या कुछ चिन्हों का जो चयन किया जिसके आधार पर राज्य की एक छवि, एक राष्ट्र की एक छवि उभर कर सामने आ सके, एक नई राजनीतिक राष्ट्रीय संस्कृति का निर्माण हो सके। वो छवि भी क्या थी कि वो प्लूरलिस्टिक आइडियोलॉजी के कल्चरल टॉलरेंस के बेसिस पर वो छवि बनी। तो कहीं ना कहीं ये छवि बनाने में राष्ट्र निर्माण ने शुरुआत में कोशिश की ताकि शुरू से ही उसको इस्टेब्लिश करने में सफलता मिल सके। इस कॉन्टेक्स्ट में एक इम्पॉर्टेंट स्कॉलर है लॉर्ड एक्टन। उनका कहना है कि कल्चरल डाइवर्सिटी इज़ ए ब्लेसिंग्स फॉर द मेंबर्स ऑफ सोसाइटी एंड ए सेफ गार्ड अगेंस्ट टायरनी। कि वो इसको जस्टिफाई करते हैं, जब नेशनल बिल्डर्स का जो आइडिया था कि कल्चरल डाइवर्सिटी से ही हम यहाँ स्ट्रॉन्ग यूनिटी बना सकते हैं, कि सांस्कृतिक विविधता कहीं ना कहीं एक वरदान के समान है, विशेषकर समाज के सदस्यों के लिए, और ये अत्याचारी शासन व्यवस्था से हमें सुरक्षा प्रदान करने का भी कार्य करता है। अब आता है बात कि जो अलग अलग राष्ट्र हैं जो कि एक ही संप्रभुता के अंतर्गत रहते हैं, वो एक ही छत्र छाया में अपना उनका पालन पोषण होता है, एक ही सत्ता होती है, और वो सत्ता कोशिश करती है कि वो हितों के बीच सामंजस्य स्थापित कर सके, और कई बहुल गतिविधियों में संलग्न समूह होते हैं, और ये सब क्या करते हैं कि जो उनके प्रजा है, सब्जेक्ट यहाँ पे सब्जेक्ट का बोध कराता है प्रजा से, प्रजा को देता है कि वो एक नियंत्रित और एक सहयोग की एक व्यवस्था है, एक नियंत्रण और सहयोग की व्यवस्था है, और ये कंबाइंड ऑप्शन उनके पास, ये मिला जुला ऑप्शन रहता है, उसमें से वो एक चयन करे और उसके अनुसार अपना जीवन यापन करे। तो जो शिक्षित वर्ग है
जो एक जागरूक वर्ग है वो इस कल्चर, टॉलरेंस और प्लूरल कल्चर को तो एक्सेप्ट कर लेता है, लेकिन जो पैरोकियल माइंडसेट से गवर्न ऑर्थोडॉक्स पीपल है वो इसको एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं। तो उनके लिए जो वो इसको रेस्ट्रेंट के रूप में देखते हैं कि ये हमारे ऊपर नियंत्रण लगा रहे हैं हमारी सोच के ऊपर राज्य अपनी व्यवस्था द्वारा, जबकि दूसरा वर्ग इसको एक सपोर्ट सिस्टम की तरह देखते हैं। इससे कहीं ना कहीं हमारी सोसाइटी फ्लरिश हो सकती है। तो ये दो काउंटर आइडियोलॉजीज़ है, उसके बेसिस पे स्ट्रगल होना शुरू होता है। तो अब हम देखेंगे कि नेशन बिल्डिंग का जो कंसेप्ट है वो क्या है। नेशन बिल्डिंग रेफर्स टू द मेकिंग ऑफ ए कम्युनिटी कोहेसिव, लेजिटिमेट एंड वाइब्रेंट। ये जस्ट एक वन लाइनर की तरह है, इसको अब और एलैबोरेट कर सकते हैं, जो इसके कॉमन प्रैक्टिसेस, कल्चर, लीगेसी, लैंग्वेज, रिलीजन, इसको अब इसके साथ जोड़ सकते हैं कि राष्ट्र निर्माण एक ऐसी प्रक्रिया है जिससे समुदाय को सामंजस्यपूर्ण, वैध एवं सत्वमूलक एक स्थायी समुदाय के रूप में स्थापित किया जा सके, और राष्ट्रीय जो चेतना है वो चेतना लोगों की है को जगाई जाए कि वो एक विशाल राष्ट्र से जुड़े हुए हैं, और इस विशाल राष्ट्र से जुड़े होने के कारण मतलब वो वी फीलिंग को पॉजिटिव फॉर्म में बढ़ाया जाए लोगों के मध्य। क्योंकि जब हम वी फीलिंग को पॉजिटिवली बढ़ाया जाता है, जब ये कॉन्शियसनेस बढ़ाया जाएगा कि आप एक बहुत बड़े राष्ट्र से जुड़े हैं और इस कारण आपके इमोशंस कॉमन है, फीलिंग्स, कल्चर, हेरिटेज, ये सब बहुत बड़े कारक है जिसने एकता प्रदान की है। ये हमारी व्यवस्था को वैधता भी प्रदान करती है, स्थिरता भी प्रदान करती है। जब इस प्रकार की प्रोसेस से लोगों को परिचित कराया जाएगा तो लोग क्या करेंगे, ऐसे ही प्रैक्टिसेस का ट्रांसफ़र करेंगे। वो अपनी जो प्रतिबद्धता है, अपना जो लॉयल्टी है, उसको छोटे ग्रुप से, ट्राइब से, विलेज से लेकर छोटे से सेंट्रल पॉलिटिकल सिस्टम तक धीरे धीरे यह होगा। और इससे क्या होगा, इससे एक तरह से लोगों में कम्युनिटी अमंग द पीपल डेवलप होगा कि लोगों में एक समुदाय वाली भावना होगी, और वो समुदाय वाली भावना के लोग एक राजनीतिक व्यवस्था के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत कार्य करेंगे, क्योंकि वो व्यवस्था उन्हें पहचान भी देती है, उनके जो कुछ सामान्य उद्देश्य हैं उनको पूरा भी करती है। वो जो समुदाय है वो उनको एक इमोशनल बॉन्डिंग भी प्रदान करती है, और एक सोशल सॉलिडेरिटी के साथ जीने का उनको एक मंच भी देती है। तो इस तरह से ये बहुत बड़ा फैक्टर है कि कैसे राष्ट्रीय पहचान वो अलग अलग समूहों से गुजरते हुए, जो कि भाषा, धर्म, प्रजाति, क्षेत्र, जाति, संस्कृति, अलग अलग व्यवसाय, इन सब के कॉन्टेक्स्ट को पार करते हुए वो एकजुटता को कैसे लाता है। क्योंकि ये जो कॉन्शियसनेस है ये क्या करता है, लोगों के मध्य अपनी जो एकजुटता है, मतलब राष्ट्र, ये इस एकजुटता के प्रति अपने आप को समर्पित करने का आह्वान करती है। तो नेशनल बिल्डिंग इज़ व्हाट इट इज, नेशनल बिल्डिंग इज़ बिल्डिंग द कॉमन नेशनल आइडेंटिटी ऑफ पीपल, कि लोगों की एक सामान्य राष्ट्रीय पहचान निर्मित हो, उस पर ये फोकस करती है। एक तो कम्युनिटी लेवल पर करती है कि कम्युनिटी कोहेसिव, लेजिटिमेट और वायबल हो, दूसरा लोगों की एक कॉमन नेशनल आइडेंटिटी बिल्डअप हो सके। तो इस प्रोसेस में के लिए क्या ज़रूरी है, इस प्रोसेस में कोशिश ये की जाती है कि जो विभिन्न सेक्टर्स है, समाज के अलग अलग ग्रुप, वर्ग, प्रकार है, समाज के अलग अलग स्तर है, और वो क्या करे, वो इस प्रकार की चेतना, इस प्रकार की कंसेंसस, इस प्रकार की सहमति, इस प्रकार का सहयोग विकसित करे, जो कि बहुत ज़रूरी है ताकि घरेलू स्तर पर, आंतरिक स्तर पर शांति बनाए रह सके और राजनीतिक व्यवस्था बहुत इफ़ेक्टिव तरीके से काम कर सके। क्योंकि जब घरेलू व्यवस्था शांतिपूर्ण रहेगी, आंतरिक नीतियाँ, तभी राजनीतिक व्यवस्था एक प्रभावी रूप से कार्य कर सकेगी। वहाँ पे अराजक गतिविधियों में लोग संलग्न नहीं होंगे, और इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि लोग राज्य, जो उनका राष्ट्र है, उसकी वैधता की संकल्पना को विकसित करने में अपना सक्रिय सहयोग दे, जिससे कि वो राष्ट्र को एक बृहद केंद्रीय राजनीतिक व्यवस्था के रूप में विकसित करने के लिए एकजुट हो सके। तो ये सोच का डेवलपमेंट होना बहुत ज़रूरी है, और यही राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया के लिए सबसे ज़्यादा आवश्यक एलिमेंट है। अब अगर इंडियन कॉन्टेक्स्ट में देखें तो हमारे यहाँ क्या है, परिस्थितियाँ बदलती जा रही है, तो हमारे यहाँ कई तरह की मतलब प्रॉब्लमेटिक टेंडेंसीज़ भी उभर कर आ रही है, जैसे कि आतंकवाद है, माओइज़्म है, नक्सलिज़म है, नक्सलवाद, फिर
संप्रदायवाद, जाति आधार पर, भाषा आधार पर, प्रांतों के आधार पर विविधता और इसके आधार पर होने वाले विचारधारागत संघर्ष, ये क्या कर रहे हैं, ये राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया को सुचारू रूप से होने में बाधा उत्पन्न कर रहे हैं। इस कॉन्टेक्स्ट में एक ऑब्जर्वेशन रजनी कोठारी ने दिया है, उनका ऑब्जर्वेशन बहुत इम्पॉर्टेंट है। पॉलिटिक्स इन इंडिया have served to provide a model for integration of various diversities and cleavages into a common framework। इसको हम पार्ट में देखेंगे कि भारत में राजनीति ने कहीं ना कहीं एकीकरण के एक ऐसे मॉडल को प्रदान करने का प्रयास किया है जिसमें विभिन्न प्रकार की विविधताएं और सामाजिक जो अलग अलग प्रकार, भाग और अंश है, उपखंड है, उनको एक सामान्य फ्रेमवर्क, एक सामान्य रूपरेखा के अंतर्गत लाने का प्रयास किया जाता है। लेड टू इंटरप्ले बिटवीन पैरोकियल डिमांड्स एंड सिस्टम आउटपुट्स। और ऐसी व्यवस्था से क्या होता है कि जो संकीर्ण मांगे हैं और व्यवस्था उसके प्रति किस प्रकार का निर्गत, किस प्रकार की नीतियाँ एवं नियम बना रही है, इनके बीच का हमें समन्वय, इनके बीच का हमें अंतःक्रिया देखने को मिलता है। एंड थ्रू सच इंटरप्ले चैलेंज द एस्टैब्लिश सिस्टम ऑफ इंस्टीट्यूशंस। और इसके माध्यम से ये जो इंटरप्ले होता है, मतलब संकीर्ण मांगों और व्यवस्था द्वारा उस मांगों के अनुरूप निर्गत किस प्रकार के नियम कानून बनाए जाते हैं, ये क्या करते हैं, ये पूरी जो स्थापित संस्थाएं हैं उनकी व्यवस्था को चुनौती देते हैं। साथ ही जो सिम्बॉल्स टूवर्ड्स, जो स्थापित सिम्बॉल्स हैं, जो प्रतीक है, मापदंड है, उनको भी चुनौती देते हैं। और कहीं ना कहीं व्यवस्था और मुखर होकर कुछ नए प्रकार के कार्य करे, उसके परफॉर्मेंस और ज़्यादा कैपेबल, मतलब वो कैपेबली अपने आप परफॉर्मेंस दे सके, उसके लिए भी उसको बाध्य करती है। तो इस प्रकार जो ये मॉडल है, ये कहीं ना कहीं सरफेस में जो अंतर्निहित इश्यूज़ हैं, जो इनहेरेंट इश्यूज़ हैं, उनको लाने में बहुत कैपेबल होती है। और इंटर रिलेशंस ऑफ द वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द पॉलिटी, जो राज्य व्यवस्था के विभिन्न आंगिक इकाएँ हैं, उनके बीच किस प्रकार की अंतःक्रिया चल रही है, उसको भी लोगों के सामने लाने में एक बहुत बड़ी भूमिका निभाती है। जैसे इंडियन कॉन्टेक्स्ट में आप देखिए कि अभी जैसे बात होती है कॉरपोरेट सेक्टर और गवर्नमेंट के बीच में नेक्सस की बात होती है, तो कैसे ये एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, अपोज करते हैं, इनका क्या इम्पैक्ट नेशन बिल्डिंग के प्रोसेस पर पड़ता है। ये चीज़ें क्या है, ये हमारी सोसाइटी के कॉन्टेक्स्ट में वो एक गुथे हुए हैं। ऐसे तो जो कॉर्पोरेट सेक्टर है वो इकोनॉमिक सेक्टर का है, लेकिन कहीं ना कहीं वो पॉलिटिक्स का भी एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट बन रहा है। तो इनके बीच के संबंध जब फिर मैनिफेस्ट फॉर्म में आएंगे तो वो फिर उनके इंटरप्ले को शो करेगा और कैसा सिस्टम परफॉर्म कर रही है उसको वो प्रोजेक्ट करने में कैपेबल होगी। तो इसलिए कोई इजी अप्रोच हम नहीं कह सकते हैं कि डेवलपमेंट का कि ये बहुत मुखर रूप से कैटेगरिकली नेशनल आइडेंटिटी डेवलप हो सके। उसके लिए प्रयासरत रहकर उसके लिए कार्य करना होगा और तभी जाके वो डेवलपमेंट हो सकता है। अब आते हैं कि जो प्रॉब्लम्स हैं, ये तो हो गई बात कि क्या कंसेप्ट है, नेशन बिल्डिंग होता क्या है, ये हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। फिर इंडियन कॉन्टेक्स्ट में नेशन बिल्डिंग कैसे काम कर रही है। अब आते हैं जो उनकी समस्याएं हैं, और समस्या के साथ ही हम उसके प्रॉस्पेक्ट्स का भी, उसके विविध आयामों को भी समझेंगे। सबसे पहली जो प्रॉब्लम है, डाइसफंक्शनल रोल ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज़। जो पॉलिटिकल पार्टीज़, राजनीतिक दल है, उनके जो वो अपकार्यमूलक जो भूमिकाएँ निभाती हैं, या विकारी कह सकते हैं, विकार्यमूलक जो भूमिकाएँ हैं, वो बहुत बड़ी प्रॉब्लम बनकर आपके नेशन बिल्डिंग के प्रोसेस पर उभर कर सामने आती है। जैसे कि पॉल ब्रास ने अपना ऑब्जर्वेशन दिया है कि जो इंडियन पार्टीज़ है, इनका एक कुछ फीचर्स हैं, और वो फीचर्स क्या है, फैक्शनलिज्म, गुटबात, जैसे एक पर्टिकुलर नेता के इर्द गिर्द लोगों का एक ग्रुपिंग हो जाएगा, फिर उसकी वजह से डिफेक्शन की प्रैक्टिसेस बढ़ना, फिर डायनेस्टिक सक्सेशन टू डिजेस्टिव, यानी वंशवाद की परंपरा, जिस प्रकार उसके आधार पर नेतृत्व प्रदान करना। यू हैव द सो मेनी एग्जांपल्स ऑफ फैमिलीज़, वो चाहे सिंधिया फैमिली हो, चाहे यादव फैमिली, चाहे गांधी फैमिली, को कई फैमिलीज़ के एग्जांपल आप दे सकते हैं जो रॉयल फैमिली की तरह डायनेस्टिक रूप से लीडरशिप ग्रहण कर रहे हैं। फिर प्रेजेंस ऑफ आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस अमॉन्ग द पार्टीज़, मतलब वैचारिक रूप से तो अंतर देखा जा सकता है पार्टीज़ के मध्य, विदाउट आइडियोलॉजिकल क्लीवेजेस इन द पार्टी सिस्टम। लेकिन एक राजनीतिक व्यवस्था के अंतर्गत जो स्पष्ट रूप से एक अंतर होना चाहिए, उस प्रकार का अंतर नहीं है, क्योंकि एक ही दल हो सकता है नेशनल लेवल पर
एक पार्टी का विरोध कर रही है और वही स्टेट लेवल पर उस पार्टी का समर्थन कर रही है। तो आइडियोलॉजिकल विरोध वो बहुत ही स्पेसिफिक फॉर्म में हमें देखने को नहीं मिलता है, वो वेस्टेड इंटरेस्ट से ज़्यादा गवर्न हो पाती है। और उसके कई एग्जाम्पल हैं। इवन आप कांग्रेस का एग्जाम्पल देख सकते हैं, क्योंकि वो ओल्डेस्ट पॉलिटिकल पार्टी के रूप में काम करती है। जैसे कांग्रेस पार्टी, इसने अपना जो ऑर्गेनाइजेशनल और जो स्ट्रक्चरल जो उसकी वायबिलिटी है, जो संगठनात्मक और जो संरचनात्मक उसकी जो सुदृढ़ता थी, उसको उसने धीरे धीरे खो दिया। क्योंकि आज के समय में देख रहे हैं कि वो भी अपॉर्चुनिटिज़म यानी अवसरवाद में इंडल्ज हो गई है। अवसर के अनुसार, चाहे वो वोट के समय में जाति कार्ड को खेलना हो, या कॉन्स्टिट्यूएंसी में पॉपुलेशन किस कम्युनिटी, किस क्लास, किस लैंग्वेज का है, उसके अकॉर्डिंग कैंडिडेट का प्रोजेक्शन हो, या दूसरे तरह की इल प्रैक्टिसेस, ये एग्जांपल है। तो पॉलिटिकल पार्टीज़ के कॉन्टेक्स्ट में देखिए तो ये एक मेजर कह सकते हैं कि ब्लॉकेट का काम कर रहे हैं नेशन बिल्डिंग के प्रोसेस में, जबकि डेमोक्रेसी में उन्हें लाइफलाइन की तरह काम करना चाहिए था आपके नेशन बिल्डिंग के प्रोसेस को स्मूथली रन कराने के लिए। अतुल कोहली इसके बारे में आर्गुमेंट देते हैं कि जो भारत की विविधता है और विशेषकर सामाजिक संरचना की जो विविधता है, ये कहीं ना कहीं प्राकृतिक रूप से ही जो कोहेसिव नेशनल पार्टीज़ है उसके अगेंस्ट जाकर हो पा रही है। इसलिए क्योंकि अगर हम देखें कोहेसिव नेशनल पार्टीज़ के लिए के विकास के लिए एक कह सकते हो कि गुथी हुई राजनीतिक व्यवस्था या गुथी हुई राष्ट्रीय दलों के निर्माण के लिए बहुत सारे कारक बहुत ज़रूरी है उनके विकास के लिए। लेकिन कहीं ना कहीं जो व्यवस्था हमारे यहाँ की है वो उस तरह की व्यवस्था को बनाने में बाधा उत्पन्न कर रही है। तो इसलिए अवसरवाद या प्रतिशोध या शक्ति की प्राप्त करने की लालसा या सहयोग, विशेषकर निर्णय निर्माण में सहयोग का अभाव होना, या अपोजिशन फॉर द सेक ऑफ अपोजिशन, विरोध बस विरोधी दल में है तो विरोध करना है, ये सारी जो फंडामेंटल फीचर्स हमारे इंडियन रूलिंग एज वेल एज अपोजिशन पार्टीज़ में देखने को मिलती है, तो ये कहीं ना कहीं नेशन बिल्डिंग के प्रोसेस को बहुत ही नेगेटिवली प्रभावित करती है। आप रीसेंट एग्जांपल्स भी इसमें पुटअप कर सकते हैं, कैसे इस समय कोरोना के पीरियड में भी पॉलिटिकल पार्टीज नेगेटिव रोल प्ले कर रही है, चाहे वो बिहार के कॉन्टेक्स्ट में हो, बीजेपी के कॉन्फ्रेंस के विरोध का है, या फिर आप महाराष्ट्र में शिवसेना के एक संजय राव द्वारा सोनू सूद के सोशल वर्क्स को नेगेटिवली क्रिटिसाइज़ करना। इस तरह के कई एग्जांपल्स हैं जो कि इस बात को दिखाते हैं कि कैसे पॉलिटिकल पार्टीज़ जो पॉजिटिव रोल प्ले करना है नेशन बिल्डिंग के लिए वो प्ले करने में कैपेबल नहीं हो पा रही है। और ये सब में है, मतलब रूलिंग पार्टी में भी ये प्रॉब्लम है और अपोजिशन में भी है। और कहीं ना कहीं जो पॉलिटिकल पार्टीज़, जो अगर हम डेवलप डेमोक्रेसीज़ की बात करें, हम फ्रांस की बात करें, जर्मनी की बात करें, इंग्लैंड की बात करें, वहाँ विकसित प्रजातंत्रों में क्या है, उनके बीच आपसी सहयोग और विकास की जो डेवलपमेंटल जो अप्रोच और फोरसाइट है वो बहुत मतलब उन्नत तरीके के हैं। विकास के उपागम या उनकी जो दूरदृष्टि है वो काफ़ी सहज है। लेकिन हमारे यहाँ क्या है, वो डिसरप्टिंग है, वो व्यवस्था को नुकसान पहुँचाने वाली और कहीं ना कहीं असहयोगमूलक और अपकार्य की प्रकृति को दर्शाता है, जो जिससे कि काफ़ी समस्याएं इस राष्ट्र निर्माण की गतिविधि की प्रक्रिया को उससे क्षति पहुंचती है। नेक्स्ट इज़ पॉलिटिकली अपैथेटिक पीपल। जो नेशन बिल्डिंग का प्रोसेस है, राष्ट्र निर्माण, वो तब तक पूर्ण नहीं हो सकता जब तक कि जनता का सक्रिय सहयोग नहीं हो, क्योंकि ये आधारभूत तत्व है प्रजातंत्र के लिए। और राष्ट्र निर्माण के लिए बहुत ज़रूरी है कि जितने भी युवा वर्ग है, युवा लोग आगे बढ़कर श्रम देने के लिए आए, और इसलिए युवा मन को उसके लिए
सेंसिटाइज करना, उसके लिए उनके बीच में संवेदनशीलता उत्पन्न करना कि वो राजनीति में, सक्रिय राजनीति में आए, वो उनका एक वो भूमिका निभाए, बढ़ चढ़ कर राजनीतिक गतिविधियों में हिस्सा ले, उसके लिए लोगों को सचेतन करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि हमारे यहाँ जो कुछ गलत प्रैक्टिसेस, आइडियोलॉजीज़ की भारत में आ चुकी है, उससे क्या हो रहा है, उसने युवाओं में भी अलग अलग कम्युनिटीज़ बना दी है। अब युवा डेवलपमेंट, कुछ युवा तो डेवलपमेंट की कॉन्टेक्स्ट में एकजुट हो रहे हैं, पर कुछ है कि वही पुरानी रीजनल, कास्ट, कल्चरल, सेक्टोरल पॉलिटिक्स के बेसिस पे सोचते हैं कि चलो इसके बेसिस पे हम अपना कैरियर बना लेंगे। तो ज़रूरत उस तरह के लोगों की नहीं, ज़रूरत है डेवलपमेंट के प्रति कमिटेड लोगों के एक्टिवली आने के लिए। तो कुछ ऐसे अब इसको समझ सकते हैं, जैसे कि मुंबई में जो टेररिस्ट अटैक हुआ था, उसके बाद मासेस जो है अलग अलग सिटीज़ में उभर कर सामने आए कि इस बात का उन्होंने विरोध भी किया कि पॉलिटिशियंस जो है वो टेरर अटैक को कंट्रोल कर नहीं पा रही है। तो कहीं ना कहीं ये इसको यूनिटी को दिखाता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सभी लोग जो राजनीति, जो राष्ट्र निर्माण की जो राजनीति है, उसके पक्ष और विपक्ष को समझने में कैपेबल हो गए हैं। इसलिए ज़रूरी ये है कि लोगों के बीच जो एकता है वो आंतरिक रूप से धीरे धीरे उभर कर आए और वो शाश्वत प्रकृति की हो। ये ना हो कि एक मुद्दा आया, सब लोग इकट्ठा हुए, वो मार्च किए, प्रोटेस्ट किए, मुद्दा ख़त्म, लोग भूल गए, फिर बिखर गए। हमेशा कॉन्शियसली अलर्ट होकर गवर्नमेंट के ईच एंड एवरी एक्टिविटी पर ध्यान रखना, पॉजिटिव एक्टिविटी को प्रेस करना, नेगेटिव एक्टिविटी को कंस्ट्रक्टिवली क्रिटिसाइज़ करने के लिए जब तक वो अवेयर नहीं होगी पीपल, तब तक नेशन बिल्डिंग का प्रोसेस में वो उस तरह से पॉजिटिव रोल प्ले नहीं कर पाएंगी। नेक्स्ट इज़ फेलियर ऑफ गवर्नमेंट्स। जो सरकारों की अपनी जो कमियां हैं, ये भी एक मेजर हिंड्रेंस बना हुआ है। डी रैफेल इस कॉन्टेक्स्ट में बताते हैं कि जो आधुनिक राज्य हैं उनका जो प्रमुख कार्य है वो क्या है कि राज्य इसीलिए राज्य व्यवस्था है कि वो नियम कानूनों का निर्माण करे और उसके साथ ही उसके पीछे एक बल निरंतर रूप से कार्य करे, जिससे कि प्रत्येक व्यक्ति इस प्रकार की गतिविधियों में संलग्न ना हो जिसमें हिंसा, द्वेष हो, जिससे कि उनके सामान्य हितों को नुकसान पहुँचे, और वो विशेषकर राज्य के सुदृढ़ निर्माण की जो गतिविधियाँ हैं उसमें अपना योगदान दे सके, जैसे कि समय पर करों का भुगतान करना या जो दूसरी तरह की सर्विसेज जिससे कि सोसाइटी का पॉजिटिवली डेवलपमेंट हो सके, जैसे कि डिफेंस है, सुरक्षा के क्षेत्र में है, या पब्लिक यूटिलिटी लोगों के उपयोगी या समाज सेवा के मूलक कार्यों में, जिससे कि सभी लोगों का सामान्य हित, सभी लोगों के सामान्य कल्याण के जो रास्ते हैं उनको प्रमोट हो सके। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जिससे कि गवर्नमेंट सुचारू रूप से एक अच्छी व्यवस्था निर्मित कर सके। तो ये जो व्यवस्था है ये इसके लिए क्या है, इंटीग्रेशन और कोहेशन की ज़रूरत है, एकीकरण और सहयोग, एक सामंजस्य मूलक व्यवस्था होनी चाहिए जिसमें जितने भी नकारात्मक गतिविधियों में प्रवृत्तियां हैं उन पर पूरी तरह से रोक होनी चाहिए। जो असौहार्दपूर्ण व्यवस्था है उस या फिर स्वार्थपूर्ण गतिविधियां हैं जिसके जो कि कहीं ना कहीं जो अलग अलग विभिन्न सामाजिक उपखंडों में विभक्त होने के कारण, सेक्टोरल डिवाइड के कारण बढ़ता है, या क्षेत्रवाद के कारण विघटनकारी पृथकतावादी रणनीतियाँ बढ़ती है, उस पर रोक लगाया जाए। सरकार इसमें जब तक सक्षम नहीं होगी तब तक वो लोगों को एकजुट होकर पॉजिटिव कार्यों के लिए मोड़ नहीं सकती। तो इसलिए राज्य का ये मतलब मूलभूत दायित्व होता है कि वो अपने नागरिकों को विशेषकर मतलब ये बहुत ज़रूरी है कि वो नागरिकों को टेररिस्ट के हाथों मरने के लिए ना छोड़ दे, वो आतंकवाद के या किसी भी दूसरे प्रकार की हिंसा की समस्या पर अपना कंट्रोल रख सके। क्योंकि अगर इस तरह के वायलेंस बढ़ेंगे तो वो क्या करेगा, जो राष्ट्रीय राजनीतिक संरचना है उसको कहीं ना कहीं उसको दमित करने का प्रयास करेगा, और इससे आगे चलकर जो हमारी पूरी सामाजिक जो फैब्रिक है, जो समाज का संगठन है, ढांचा है,
वो पूरी तरह से उसको क्षति पहुंचेगा। अब अगर ये दोनों चीज़ें नष्ट हो जाएंगी तो जो नागरिक है वो अपनी जो ड्यूटीज़ स्टेट के प्रति है वो कभी भी नहीं निभा सकते। इसलिए पहले स्टेट की ड्यूटी है कि वो नागरिकों को प्रोटेक्शन दे किसी प्रकार के वायलेंस या टेररिस्ट एक्टिविटीज़ से। और फिर ये साथ ही ये एक और इम्पॉर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी है स्टेट का कि वो एक ऐसी सामाजिक और राजनीतिक सामंजस्यपूर्ण व्यवस्था बिल्ड कर सके जिससे जो कि किसी भी समूह को दमित करने का काम ना कर सके। मतलब वो ऐसा राजनीतिक समूह हो जहाँ पे हर समूह को उनकी जो आवश्यक मांगे हैं उसको पूरा करने की पूरी व्यवस्था हो, और कोई ऐसा पॉलिटिकल एजेंडा प्रमोट ना किया जाए जिससे किसी विशेष समूह के हितों को नुकसान पहुँचे। क्योंकि ऐसा अगर एक समूह को दबाया जाएगा तो वो आगे चलकर क्या करेगा, वो राष्ट्रीय एकता को क्षति भी पहुँचाएगा और उसके लिए एक बहुत बड़ी चुनौती भी बन सकता है। फिर नेक्स्ट है इंस्टीट्यूशनल क्राइसिस, यानी संस्थागत जो संकट है। जैसे इस कॉन्टेक्स्ट में रजनी कोठारी का आर्गुमेंट है कि जो डोमिनेंट पॉलिटिकल सेंटर्स हैं, यानी जो आधारभूत जो बहुत ही महत्वपूर्ण जो राजनीतिक केंद्र हैं, ये केंद्र क्या करते हैं, ये किन केंद्रों को बहुत निष्पक्ष, स्पष्ट और बहुत ही पारदर्शी बन के क्लाइंट ओरिएंटेड, इफ़ेक्टिव और एफिशिएंट बनाने की बहुत ज़रूरी है, जिससे कि ये बहुल पहचान की मांग हो या जो अलग अलग सेगमेंट में एक डिस्टेंस जो हमारे यहाँ की सोसाइटी का एक नॉर्म बना हुआ है, एक प्रैक्टिस बना हुआ है, जो इंडियन सिविलाइजेशन की एक प्रैक्टिस है, जो भारतीय सभ्यता का एक विशेषता है जो सदियों से चली आ रही है, उसके बीच में ये पॉलिटिकल सेंटर्स क्या करें, वो पॉजिटिवली प्लूरल आइडेंटिटीज़ के बीच में एक स्ट्रॉन्ग सिस्टम बन सके। क्योंकि अगर ये स्ट्रॉन्ग सिस्टम नहीं बन पाएगी, वो डोमिनेंट पॉलिटिकल सिस्टम की तरह उभर कर नहीं आ पाएगी, तो फिर वो अपने ड्यूटीज़ जो है उसको परफॉर्म करने में कैपेबल नहीं होगी। क्योंकि अगर लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने वाले इंस्टीट्यूशंस हैं, नियम कानून उनको मेंटेन करना है, तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि वो स्ट्रांगली काम करे। क्योंकि जनरली होता क्या इंडियन कॉन्टेक्स्ट में देखें तो वो क्या कर रहे हैं, वो कैपेबल हो नहीं पा रहे हैं कि वो राजनीतिक हिंसा को या जो अल्पसंख्यक वर्ग है या बाकी छोटे छोटे वर्ग हैं उनके ऊपर होने वाले अत्याचार को, उनके साथ होने वाले भेदभाव को रोकने में सक्षम नहीं हो पा रही है। तो जब तक वो सक्षम रूप से कार्य नहीं करेंगी तो हम ये नहीं कह सकते हैं कि संस्थाएं अपनी भूमिका का सही से निर्वहन कर रही है। इसी कॉन्टेक्स्ट में अतुल कोहली आर्गुमेंट देते हैं कि लगभग मतलब पहले 2 दशकों में अगर हम देखें, इंडिपेंडेंस के बाद जितनी भी राजनीतिक संस्थाएं थी भारत में इंट्रोड्यूस हुई थी, वो क्योंकि उनके पास एक रेट्रोस्पेक्शन था। उन्होंने अभी हाल ही में, चाहे वो विभाजन की वजह से हो, चाहे वो गवर्नमेंट ब्रिटिशर्स की फूड डिवाइड एंड रूल पॉलिसी का जो रिफ्लेक्शन हो, उसकी वजह से क्या है, वो शुरू में जो सॉलिडेरिटी का जो अर्ली फाउंडेशंस था उसकी वजह से वो उस पर प्रश्न को समझने की कोशिश की और उन्होंने कोशिश किया, उन्होंने एक ऐसे व्यू को एडाप्ट किया कि बिगिनिंग में डेमोक्रेसी के जो काफ़ी स्ट्रॉन्ग थे और कुछ जगह में उन्होंने कॉम्प्रोमाइज़ भी किया और कहीं ना कहीं उनको मैनेज भी करना पड़ा। लेकिन कुछ जो उन्होंने वादा किए थे, कुछ जो व्यवस्था उन्होंने बनाने का निर्णय लिया था, वो अपनी दूरदर्शिता के कारण, अपने विगत अनुभवों के कारण वो इस्टेब्लिश करने में कैपेबल हुए। समस्याएं बहुत विकराल रूप से सामने नहीं है। लेकिन अगर हम हाल के कुछ दशकों में देखें तो भारत की जो संस्थागत क्षमता है, विशेषकर संघर्षों से निपटने में और समाधानों को इनिशिएट करने में, जिससे कि इस तरह की प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो सके, उसमें काफ़ी कमी आ गई है। यानी संस्थाएं जो शुरू में काफ़ी स्ट्रांगली काम कर रही थी, बहुत इफ़ेक्टिवली, एफिशिएंटली काम कर रही थी, आज उन इंस्टीट्यूशंस में हम डीके देख सकते हैं। और इसी क्राइसिस को सीपी बामरी ने बताया है कि द लेजिटिमाइजिंग इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया स्टेट आर विटनेसिंग कंपटीशन एंड क्लीवेजेस ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट एंड कम्युनिटी।
अब हमारे यहाँ जो वैध जो संस्थाएं हैं, जो जो मतलब वैधता प्रदान करने वाली जो संस्थाएं हैं भारत की, उन्हीं के बीच में प्रतिस्पर्धा, समाज में जो जाति और समुदाय के आधार पर विखंडन है, वो उनके बीच में देखने को मिल रही है। यानी वो अपना जो वास्तविक दायित्व है उससे वो विमुख हो गई है। और इससे क्या हो रहा है कि इससे जो ये इंस्टीट्यूशंस है वो अपना जो वैचारिक जो उनकी एक वैचारिक जो सामंजस्यता थी, एक एकजुटता थी, उस चीज़ को वो खो रहे हैं। और उससे क्या हो रहा है कि आंतरिक रूप से संघर्ष बढ़ रहे हैं। विचारधारा के आधार पर कई प्रकार के विखंडन उनके अंदर देखने को मिल रहे हैं। और उससे क्या हो रहा है कि जो राज्य के सामाजिक जो लक्ष्य होने चाहिए उस पर भी वो एकमत नहीं हो पा रहे हैं। और ये सिर्फ राज्य रूपी संस्था के कॉन्टेक्स्ट में ही नहीं हो रहा है, मतलब इसमें सब शामिल है। यानी जो शासन चला रही है, वैधता प्रदान करने वाली संस्थाएं हैं, उनके अंदर आंतरिक संघर्ष और विभेद देखने को मिल रहा है। शासन करने वाली जो सत्ताएं हैं, क्लासेस हैं, शासक वर्ग है, वो भी इस प्रकार के कॉन्फ्लिक्ट में इन्वॉल्व हो रहे हैं। और भारत राष्ट्र के कौन से बृहत लक्ष्य होने चाहिए, क्या उद्देश्य होने चाहिए, उसको लेके सहमति नहीं बन पा रही है। और इससे क्या हो रहा है, जो दिन प्रतिदिन जो ये कमियां बढ़ती जा रही हैं, आंतरिक सामंजस्यपूर्ण सौहार्दपूर्ण व्यवस्था भारतीय इंडियन स्टेट में नहीं हो पा रहा है, इसका ये क्या है, ये हेट्रोजिनिटी तो इंडियन स्टेट की है ही। एक तो हमारे यहाँ उस तरह से विषमतापूर्ण व्यवस्था है, वो एक कारण है। इसके साथ ही जो सोसाइटी में आइडियोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट, विचारधारा के आधार पर संघर्ष बढ़ते जा रहे हैं, इस आइडियोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट्स ने अब सिर्फ राज्यों के एक सिर्फ पॉलिटिकल पार्टीज़ के चुनाव के मैनिफेस्टो के एक फैक्टर की तरह काम करने का नहीं काम किया है। अब ये संस्थाओं के भीतर भी पेनिट्रेट कर चुकी है, चली गई है। और उसके आधार पर संस्था एक दूसरे के साथ आइडियोलॉजिकल कॉन्टेक्स्ट में स्ट्रगल कर रहे हैं और अपना जो वास्तविक दायित्व है उससे वो वास्तविक दायित्व से विमुख होते चले जा रहे हैं। अब आता है स्यूडो सेकुलरिज्म, छद्म पंथ निरपेक्षता। इसके कॉन्टेक्स्ट में पॉल ब्रॉस ने यह आर्गुमेंट दिया था कि हिंदू नेशनलिज्म या मुस्लिम सेपरेटिज्म, विविधीकरण या सेकुलरिज्म, ये जो ऑफिशियल आइडियोलॉजी या है इंडियन नेशनल कांग्रेस की, विशेषकर नेशनलिस्ट मूवमेंट के समय हम देखें या इंडिया के इंडिपेंडेंस समय से देखें, तो कहीं ना कहीं इंडियन पॉलिटिक्स के साथ साथ ये अस्तित्व में आई है। और ये लेट 19th सेंचुरी से ही हम देख सकते हैं ये प्रैक्टिसेस रही है। ये आज का डेवलपमेंट नहीं है कि मुस्लिम सेपरेटिज्म और हिंदू नेशनलिज्म या कांग्रेस की एक ऑफिशियल मिडिल क्लास आइडियोलॉजिकल वो चल रही है। वो शुरू से ही ये प्रैक्टिसेस बनी हुई है और वो इंडियन पॉलिटिक्स के साइड बाय साइड अपना काउंटर अल्टरनेटिव व्यवस्था के हिसाब से चल रही है। और जो हमारा बेस है कि सर्वधर्म समभाव जो है वो ही हमारे सेकुलरिज्म के आधार के रूप में काम कर सकता है इंडियन कॉन्टेक्स्ट में, और इसको फ्लरिश करना बहुत ज़रूरी है। लेकिन क्या ये सही तरह से फ्लरिश हो पा रहा है कि नहीं, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस कॉन्टेक्स्ट में एडना फर्नांडिस, जो कि ब्रिटिश इंडियन राइटर है, ब्रिटिश इंडिया की वो राइटर है, वो आर्गूमेंट देती है कि सबसे बड़ा चैलेंज जो गवर्नमेंट के सामने है वो है कि वो कम्युनल पीस को बनाए रखे, जो सांप्रदायिक शांति, संप्रदायों के बीच सौहार्द को बनाए रख सके। ये सबसे बड़ी चुनौती भारत सरकार के समक्ष है। तो इसलिए ये ज़रूरी है कि लोग इसके प्रति कॉन्शियस होकर काम करें, और इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हर इंस्टीट्यूशन काम करे, और विशेषकर जो फैमिली का इंस्टीट्यूशन है, मतलब सोसाइटी लेवल पर इस पर काम होनी चाहिए। वो उसके लिए इनिशिएट ले सकता है, क्योंकि वो शुरू से ही छोटे शिशु के मन में पंथ निरपेक्ष मूल्यों को भर सकता है, और वो ऐसे मूल्य, ऐसी शिक्षा दे सकता है जो कि जनरेशन टू जनरेशन, पीढ़ी दर पीढ़ी इस प्रकार के फ्यूचर में भी धार्मिक और संप्रदाय के आधार पर भेदभाव या विरोध की मनस्थिति उत्पन्न ना हो, उसके बीच अंकुरित कर सकता है एक शिशु के मन में। और ये दायित्व हर परिवार का होता है कि वो सोशलाइजेशन के प्रोसेस में ही बच्चों में हर धर्म के प्रति धार्मिक एक आस्था, सम्मान, हर धर्म के प्रति एटलीस्ट सम्मान, रेस्पेक्ट की भावना को बढ़ाए। ये बहुत ही आवश्यक है।
नेक्स्ट जो इम्पॉर्टेंट फैक्टर है और एक प्रॉब्लम है जो अब है द टेररिज्म इनसाइड, जो आंतरिक टेररिज्म की प्रॉब्लम है। बाहरी तो वो तो ग्लोबल प्रॉब्लम है। इसी कॉन्टेक्स्ट में वी.एस. नायपल कहते हैं कि जो टेरर है उसने कहीं ना कहीं भारत को पूरी तरह से छत विच्छत करने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई है, क्योंकि ये वुंडेड मतलब इस सिविलाइजेशन को पूरी तरह से छत विच्छत करने में इसकी भूमिका रही है। और कहीं ना कहीं यहाँ पर हमारी जो गवर्नमेंट है वो सही से किस प्रकार से इस समस्या का समाधान हो सके, इसके लिए कोई स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन के साथ कोई डिसीजन लेने में कैपेबल नहीं हो पाई है, जिसकी वजह से जो जनता है उनके बीच में असुरक्षा एवं भय की भावना काफ़ी बढ़ी है। और जब जनता के मध्य असुरक्षा और भय की भावना बढ़ती है तो कहीं ना कहीं उससे व्यवस्था को काफ़ी क्षति पहुंचती है। और भारत में अगर हम देखें इंडियन कॉन्टेक्स्ट में कि ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि हमारे यहाँ टेररिज्म के साथ साथ माओइज़्म, नक्सलिज्म ये भी अपने नेगेटिव फॉर्म में लास्ट 2-3 दशकों में कुछ ज़्यादा ही मुखर रूप से उभर कर सामने आई है। और इनकी वजह से क्या है, ये पूरी जो आपकी नेशन बिल्डिंग के प्रोसेस है उसको बुरी तरह से प्रभावित करने में इनकी भूमिका रही है। और अगर इंडियन कॉन्टेक्स्ट में देखें, चाहे वो रीजनलिज्म है, क्षेत्रवाद है, टेररिज्म है और नेशनलिज्म है, आतंकवाद और राष्ट्रवाद, ये तीनों इज़म ने भारतीय राजनीति में प्रवेश किया और उसने एकदम आधुनिक स्वरूप में इन तीनों ने प्रवेश किया भारतीय राजनीति में। और प्रवेश करने के साथ ही इन लोगों ने एक ऐसे संकट को, एक ऐसे चुनौती को राष्ट्र निर्माण के सामने उपस्थित किया कि जिसको अभी भी सरकार समाधान करने में सफल नहीं हो पा रही है। इस कॉन्टेक्स्ट में इंडिया के जो फॉर्मर होम मिनिस्टर है, सॉरी ये फॉर्मर का FO होना चाहिए था, FI हो गया है, इसको आप लोग का स्पेलिंग का करेक्शन ठीक कर लीजिएगा, फॉर्मर की जगह फर्मर हो गया है। P. चिदम्बरम इस कॉन्टेक्स्ट में आर्गूमेंट देते हैं कि जो भी तकनीक अपनाना आवश्यक है जिहादियों के सॉर्ट आउट करने के लिए, ये हमारे यहाँ अपनाने में सफलता नहीं मिली है। क्योंकि जो जिहादी जो तकनीक अपनाते हैं, मतलब एक तो हम इस समस्या का समाधान करने में कैपेबल नहीं है, और दूसरा जो जिहादी जो तकनीक अपनाते हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ जिहादी अपना रहे हैं, इवन बाकी समूह भी उन तकनीकों को अपना रहे हैं। इस कॉन्टेक्स्ट में है कि हिंदू ग्रुप्स भी मिलिटेंट भूमिका निभा रहे हैं, उनके द्वारा भी ये रोल प्ले किया जा रहा है। तो अब ये हमेशा जैसे एक नॉर्म्स चला हुआ, एक सिंड्रोम्स की तरह मानते आ रहे हैं कि जो सारे मुस्लिम्स हैं वो सभी मुस्लिम टेररिस्ट नहीं है, लेकिन प्रत्येक टेररिस्ट मुस्लिम होता है। तो इस तरह के जो ये विचार, ये जो एक आइडिया ये जो इम्पोज किया जाता है, उससे क्या होता है, एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के प्रति हेट्रेड स्प्रेड करने की कोशिश की जाती है। और जब सोसाइटी में इस तरह के हेट्रेड को स्प्रेड करने की कोशिश की जाएगी तो कहीं ना कहीं उसका एक बहुत ही नेगेटिव इम्पैक्ट पूरे सोसाइटी के फ्रेमवर्क पर, उसके स्ट्रक्चर पर पड़ता है, और जिससे ओवरऑल पूरी व्यवस्था को क्षति पहुंचती है और उसके जो रिपरकशंस है उसका गवर्नमेंट अनुमान लगाने में कैपेबल नहीं हो पाती है। और इसी वजह से जो ज़रूरी है कि टेररिस्ट एक्टिविटीज़ को पूरी तरह से सॉर्ट आउट करने के लिए गवर्नमेंट एकजुट होकर कार्य करे। और उसी चीज़ को हम लोग आगे और समझने का प्रयास करेंगे। जो रीजनल प्रिजुडाइसेस है, जैसे क्षेत्रीय आधार पर जो संकीर्णताएं हैं, रीजनलिज्म क्या कर रही है, ये कहीं ना कहीं भारत में जो एकता और अखंडता लोगों के मध्य है उस भावना को जगाने में एक नेगेटिव भूमिका निभा रही है। और जैसे सन ऑफ द सॉइल थ्योरी है, ये क्या कर रही है, ये भारतीय राजनीति में पूरी तरह से उसमें अपना जगह बनाने में काफ़ी कैपेबल रही है। और इसका एक बहुत बड़ा रीज़न ये है कि जैसे उत्तर प्रदेश है, बिहार है, यहाँ में से एक बड़ी संख्या में लोग रोजगार की खोज में, जीवन यापन के साधनों की खोज में बाहर जाके बसते हैं, अपना जीवन यापन रोजगार के संसाधन ढूंढते हैं। और जब वो दूसरी जगह जाते हैं तो फिर वहाँ के लोगों द्वारा उनके प्रति जो नेगेटिव प्रैक्टिसेस और हेट्रेड और जेनोफोबिया प्रैक्टिसेस बढ़ाए जाते हैं,
चाहे वो महाराष्ट्र का कॉन्टेक्स्ट हो, असम का कॉन्टेक्स्ट हो, इससे एक प्रॉब्लम रीजनल प्रेजुडिस का उभरता है। और ये जो एटीट्यूड है ये कहीं ना कहीं बहुत ही करप्ट और बहुत ही मतलब इरेशनल पॉलिटिशियंस को जन्म देने का काम करता है। और इससे जो हेट्रेड, जो एक कहीं ना कहीं एक बैर की दृष्टि उत्पन्न होती है, एक घृणा की राजनीति उत्पन्न होती है। और ये घृणा की राजनीति कहीं ना कहीं पूरे जो लोगों के जो मूलभूत अधिकार है उसको क्षति पहुंचाती है, उन पर आक्रमण करती है, मतलब उनका पूरी तरह से मूलभूत अधिकारों का हरण होता है, जो कि भारतीय संविधान के भाग 3 में आर्टिकल 19(1) डी और ई के अंतर्गत जिनको मेंशन किया गया है। तो इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि जो जनता है उनके बीच में अवेयरनेस हो कि एटलीस्ट जो जितने भी ईमानदार राजनीतिज्ञ हैं, ईमानदार राजनीतिज्ञ कम से कम आगे आकर लोगों के बीच में इसके खिलाफ एक सचेतनता बढ़ाएं, वो सचेतनता बढ़ाएं कि जिससे कि इस तरह की जो क्षेत्रीय आधार पर जो पूर्वाग्रह से लोग ग्रसित हैं, इस प्रकार के व्यवहार को त्यागें। और इसके लिए बहुत ज़रूरी है जो राजनीतिक रूप से जो जागरूक लोग हैं वो सरकार पर प्रेशर डालें, ताकि वो संवैधानिक रूप से जो उनको दायित्व सौंपे गए हैं कल्याणकारी राज्य की स्थापना के लिए, उन दायित्वों का सटीक रूप से निर्वहन कर सकें। ये बहुत ही आवश्यक है। और कई बार जनता ऐसा करने में कैपेबल भी रही है, तो वो क्षणिक प्रयास ना रहकर एक परमानेंट प्रैक्टिस में कन्वर्ट हो, ये बहुत ज़रूरी है। अब हम आते हैं कि क्या और आगे मतलब इस सारी समस्याओं के निस्तारण के लिए क्या हो सकता है। मतलब ये भविष्य के दृष्टिकोण के पर्सपेक्टिव से हम देखें तो जो ये समस्याएं हैं, अब आगे का क्या रणनीति, क्या पथ हो सकता है और उसके लिए क्या क्या आयाम उभर कर आ सकते हैं। अगर भारतीय परिप्रेक्ष्य में देखें तो भारत एक ऐसी प्रजातांत्रिक व्यवस्था है जहाँ इस बात की आवश्यकता है कि यहाँ पे संरचनात्मक आलोचना हो, न कि विघटन मूलक। हमारे यहाँ व्यवस्थाएं फिर से निर्मित नहीं हो सकती, हम नई संरचनाओं को खड़ा नहीं कर सकते हैं। इसलिए ज़रूरी है कि बहुत ही संरचनात्मक तरीके से व्यवस्थाओं को देखने का प्रयास किया जाए। और इसके लिए ये बहुत ज़रूरी है कि संस्थाओं के मध्य जो संघर्ष है उसको अवॉइड करने के लिए ये ज़रूरी है कि गवर्नेंस, जो सुशासन प्रशासन में लगे हुए संस्थाएं हैं, वो सक्रिय रूप से कार्य करें कि वो उन प्रशासन में जुटी संस्थाओं के बीच में किसी प्रकार से समस्याएं उत्पन्न ना हो और डिस्ट्रक्शन की प्रैक्टिसेस, मतलब जो विद्यमान व्यवस्थाएं हैं उनके विघटन की जो प्रैक्टिसेस हैं वो नहीं होनी चाहिए। क्योंकि अगर बहुत अधिक डैमेज और डिस्ट्रक्शन की प्रैक्टिसेस में इन्वॉल्व हो जाएगा सिस्टम, तो इससे क्या होगा, जो एक तो हमारे इंस्टीट्यूशंस कम हैं, वो इंस्टीट्यूशन भी अगर डिस्ट्रक्शन की तरफ जाएंगे तो फिर वो अपनी मिनिमम रिस्पॉन्सिबिलिटी जो निभा रहे हैं वो भी निभाने में कैपेबल नहीं होंगे। तो ऐसे क्षेत्र में आगे नहीं, अगर इस तरह से समस्याओं का समाधान करें कि हम रिवॉल्यूशन लाके अपनी यहाँ समस्याओं का समाधान उस लेवल पे नहीं कर सकते जितना कि हम लोग पीस मिल्स ग्रेजुअल सोशल रिफॉर्म के थ्रू समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। इसलिए तो जो गलत प्रैक्टिसेस, जो बहुत ही ड्यूटीफुल इंस्टीट्यूशंस है, जो कि बहुत महत्वपूर्ण कार्यों में जुड़ी हुई संस्थाएं हैं, उसमें आ गई है, उनको रोकना बहुत ज़रूरी है। साथ ही जो कानून है, कानूनों की प्रभावशीलता को बढ़ाना बहुत आवश्यक है, क्योंकि सबसे ज़्यादा समय की भी ये मांग है कि जितने भी राजनीतिक संस्थाएं हैं उनका रीस्ट्रक्चर होना चाहिए, उनका पुनः निर्माण होना चाहिए, जिससे कि राष्ट्र निर्माण की जो ये प्रक्रिया है वो बहुत ही मतलब स्पष्ट, मतलब बहुत एक्टिव रूप से फिर से एक्सेलरेट हो सके, उसमें एक नई चेतना हो के साथ वो कार्यरत हो, और जिससे कि शाश्वत रूप से भारतीय
प्रजातंत्र जो है अपनी जीवंतता को बनाए रखने के लिए क्रियाशील हो सके। तो इस तरह से हम इन समस्याओं को निजात पाने के लिए प्रयासरत संस्थागत स्तर पर होना होगा। संस्थाओं के विखंडन की नहीं, संस्थाओं में सुधार के लिए प्रयासरत होकर कार्य करने की आवश्यकता है। फिर जो दूसरा तीसरा जो इम्पोर्टेंट फैक्टर है, पहला तो हमने कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म की बात है, दूसरा इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स की बात हो गई। तीसरा जो बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जो सोल्यूशन या के कॉन्टेक्स्ट में बहुत ज़रूरी है प्रॉब्लम्स के, और जो बहुत इम्पॉर्टेंट प्रॉस्पेक्ट है, ये है कि जो प्रजातांत्रिक मूल्य है, जो हमारी नागरिक संस्कृति है, या जो हमारा जो नागरिक समाज है, इनका जो महत्व है इसको समझना होगा। जो बढ़ते हुए सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक समानता की बहुत ज़रूरत है, इसको धीरे धीरे और बढ़ाना होगा। हमें इसे लक्ष्य की तरफ प्राप्त करने के लिए निरंतर प्रयासरत रहना होगा। मानव के विकास और मानव के विकास में क्या है कि सारे आयाम उसके आने चाहिए, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, सारे विकास के मापदंड उसमें होने चाहिए, न कि केवल मात्र आर्थिक विकास का मापदंड। ये बहुत ही आधारभूत तत्व है और बहुत ही सक्सेसफुल स्ट्रैटेजी, बहुत ही सफलतापूर्ण रणनीति बन सकती है अगर हम एक लॉन्ग टर्म डेमोक्रेटिक नेशन बिल्डिंग की तरफ जाना चाहते हैं। एक बहुत दूरदृष्टि के साथ अगर एक प्रजातांत्रिक राष्ट्र निर्माण की दिशा में ये बहुत ज़रूरी है कि इन मूल्यों को, इस कल्चर को, सिविक कल्चर और सिविल सोसाइटी के इम्पोर्टेंस और ह्यूमन डेवलपमेंट के मल्टी डायमेंशनल अप्रोच के साथ आगे बढ़े। और इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि जो लोगों के मध्य एक जागरूकता होनी चाहिए, जिससे कि वो एक स्ट्रॉन्ग सिविल सोसाइटी का निर्माण कर सके, क्योंकि नागरिक समाज का निर्माण जनता करेगी, और जनता का प्रबुद्ध वर्ग सिर्फ बंद एसी कमरों में बैठकर कॉन्फ्रेंस अटेंड करने से, राइटिंग करने से नहीं होगा। उनको एक्टिव पॉलिटिकल पार्टिसिपेंट की तरह फील्ड में आकर काम करना होगा। उन्हें लोगों को एकजुट करके इंटेलेक्चुअल क्लास का मेजर रोल प्ले करना होगा, तभी जाके एक स्ट्रॉन्ग सोसाइटी का, सिविल सोसाइटी का निर्माण हो सकता है। और इसको हम लोग समअप इस तरह से करेंगे कि जो सोशल आइडेंटिटी, जो सामाजिक पहचान और राजनीतिक एकीकरण है, इन दोनों के बीच में जो संबंध है, ये बहुत ज़रूरी है कि इसको बहुत वरीयता के आधार पर इसको सटीक बनाने का प्रयास किया जाए, क्योंकि ये बहुत बड़ा मैकेनिज़्म है, बहुत बड़ी मशीनरी है, जिससे कि सामंजस्यपूर्ण, सौहार्दपूर्ण व्यवस्था हो सके, एकीकरण की प्रक्रिया का भी इससे निर्माण हो सकता है। और साथ ही साथ अगर इन दोनों के बीच में, सामाजिक पहचान और राजनीतिक एकीकरण की प्रक्रिया के बीच में एक सामंजस्य बना रहेगा, तो इससे सामाजिक राजनीतिक स्थिरता भी बनी रहेगी, और ये कहीं ना कहीं राष्ट्र निर्माण की दिशा में राष्ट्र को ले जाने में एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण कदम साबित होगा। तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है, बहुत आवश्यक है कि सामाजिक आर्थिक पुनर्संरचना के कार्य में सभी वर्ग, समुदाय, जनता और शासन प्रशासन और उसकी विभिन्न संस्थाएं उसमें संलग्न हो, और पॉजिटिव चेंजेस, जो सकारात्मक परिवर्तन लाने का प्रयास किया जाए, जिससे कि जो विघटनमूलक आंदोलन हैं, उन विघटनमूलक आंदोलनों पर रोक लगाया जा सके, क्योंकि उससे क्या होता है, वो दिशा भटक जाते हैं, वो समाज की कंस्ट्रक्टिव डेवलपमेंट के क्षेत्र में कार्य नहीं कर पाते हैं। इस कॉन्टेक्स्ट में कार्ल पॉपर ने एक सजेशन बहुत इम्पॉर्टेंट है, वो बताते हैं कि जो पीस मिल सोशल इंजीनियरिंग है, जो खंडों में ग्रेजुअल डेवलपमेंट, छोटे छोटे खंडों में जब हम सामाजिक रूप से डेवलपमेंट, सामाजिक रूप से विकास के मॉडल डेवलप करेंगे, तो वो फ्लॉलेस मैकेनिज़्म है। अगर हम सस्टेनेबल नेशनल डेवलपमेंट चाहते हैं, उसमें कमियां, उसमें त्रुटियां बहुत कम हैं, और वो एक ऐसी मशीनरी है जो एक संपोषित राष्ट्र निर्माण के रास्ते को आगे बढ़ाने में काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। एक स्थायी व्यवस्था उससे निर्मित हो सकती है। तो इसलिए राजनीतिक रूप से विवेकशील और जो बहुत ही एकजुट, बहुत ही सचेतन जो नागरिक समाज है, वो एक अपनी भूमिका निभाए, और ये एकमात्र क्राइटेरिया है, एकमात्र ये मापदंड है जिसके आधार पर एक सशक्त राष्ट्र का निर्माण हो सकता है।
और कहीं ना कहीं अगर हम ओवरऑल देखें तो राष्ट्र निर्माण की जो प्रक्रिया है उसके लिए सामूहिक प्रयासों की आवश्यकता है। केवल मात्र हम अगर सरकार से अपेक्षा करेंगे कि सरकार उसके लिए कार्य करे, सिर्फ संस्थाएं कार्य करें, सिर्फ नागरिक समाज कार्य करे, समाज के कुछ वर्ग कार्य करें, नहीं, समाज के प्रत्येक वर्ग को, प्रत्येक नागरिक को, प्रत्येक समुदाय के अंदर उस वी फीलिंग की आवश्यकता है। राष्ट्र के प्रति अपने कर्तव्यों के लिए उन्हें एकजुट होना पड़ेगा। उसके प्रति वो पैट्रियटिज़म की फीलिंग, वो वी फीलिंग, वो नेशनलिज़म इन ए पॉजिटिव सेंस जब डेवलप होगा, सब राष्ट्र के साथ अपने आप को जोड़ पाएंगे, तभी जाके राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया को एक गति मिल पाएगी। अन्यथा फिर एक दूसरे पर जो जिम्मेदारी सौंपने की प्रवृत्ति होगी और वो कलेक्टिव एफर्ट के रूप में काम करने में नहीं कैपेबल होंगे। जब तक कलेक्टिव एफर्ट नहीं होगा तब तक राष्ट्र निर्माण संभव नहीं है। थैंक यू।